आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना एकांत की तलाश में मन में कई प्रश्नों को लेकर बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी आधी रात को घर छोड़कर चले गए। उनकी खोज और अंतहीन निराशा से परिवार चिंतित था। अब आगे लगभग 6-7 महीने बीत गए। हर मौसम अपने अलग ही तेवर दिखा रहा था। कभी वर्षा और गरजते बरसते बादलों से धरती पर पानी के नाले परनाले बहने लगते, कभी भीषण झुलसती गर्मी में तपती लू जानलेवा सी लगती, और अब जाड़ों के मौसम का कहर अपनी अलग ही ठिठुरन फैला रहा था। हर मौसम, हर बात, हर घटना, हर समय बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के साथ जुड़ जाती और परिवार में सबके दिल छलनी हो जाते। उधर बादामबास गांव से पिता रेवती राम जी जब भी पुत्री से मिलने अकबरपुर आते तो अपनी लाडली बिटिया की हालत देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। सुकुमारी सी नन्ही बालिका ने अभी गृहस्थी की शुरुआत ही की थी। पता नहीं किन परिस्थितियों में दामाद लक्ष्मी नारायण जी घर छोड़कर चले गए। पुत्री के चेहरे का लावण्य, माधुर्य इतना फीका पड़ने लगा था कि वे अब बीमार सी लगने लगी थी। पिता पंडित रेवती राम जी ने इस बात की चर्चा घर में करते हुए पुत्री को कुछ दिनों के लिए वापस बुला लेने की बात छेड़ी। माँ की स्थिति दयनीय सी लगती थी। उन्होंने भी समर्थन करते हुए कहा कि जब तक दामाद जी वापस नहीं आ जाते तब तक के लिए पुत्री को घर ही बुला लेते हैं। कम से कम बोलेगी, घूमेगी, फिरेगी तो जरा मन लगा रहेगा। परिवार सहमत हो गया और रेवती राम जी पुत्री को लेवाने अकबरपुर आ गए। औपचारिक मिलन के बाद जब राम बेटी जी को मायके वापस ले जाने का आग्रह करते हुए पिता रेवती राम जी ने अपने मन की बात रखी तो जमींदार साहब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि इतने बड़े घराने में सारी सुख सुविधाओं के होते हुए बहू को मायके जाने की क्या आवश्यकता है। अब यही घर उनका असली घर है। पर पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देखकर पिता का हृदय किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं था। वे अपने भावों को शब्दों में ढालते रहे, मनाते रहे, पर मौसी माँ की जिद में सामाजिक परिवेश के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को वे अपनी बातों से जीत नहीं सके। कुछ अधूरे से मन से विदा लेते हुए वे वापस बादामबास आ गए और अकेले ही अपने हृदय की पीड़ा को स्वयं के अंतर्मन में समेटे घर पहुंच गए। बेटी को साथ में न पाकर माँ का कलेजा धक से रह गया। बिटिया नहीं आई, क्या हुआ? कुछ उदास बुझे बुझे से रेवती राम जी ये कहते हुए घर के अंदर आ गए कि अब ससुराल ही उसका असली घर है, वो आराम से रह रही है वहां पर। ससुराल में सारी सुविधाएं थी। बड़ी सी हवेली के बड़े से कक्ष और सुंदर आंगन, प्रख्यात धनाढ्य जमींदार साहब का ऐश्वर्य संपन्न आवास, और इसी घर में, इस घर की आंगन की धुरी में अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी एक 11 वर्षीय बड़ी बहू। कहने को उनके जीवन में क्या कमी थी? अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण और सामाजिक प्रतिष्ठा सभी कुछ तो था, पर नहीं था तो मन का सुकून। राम बेटी जी समझ नहीं पाती थी आखिर उसका क्या दोष था। उसके हिस्से में ये वीरानापन क्यों आया? आगे क्या होगा? क्या वो जीवन भर इसी तरह अकेलेपन में घुटते घुटते हर पल इसी प्रकार मरती रहेगी? अब कौन था जो 2 शब्द प्यार से बोलकर उसके मन का हाल पूछ लेता? रह रहकर उसे अपना जीवन नीरस और निरुद्देश्य सा लगने लगता। कभी अपनी माँ को याद कर वो रात में सुबकने लगती थी। उधर बादामबास गांव में माँ रात को चौंक कर उठ जाती। शायद सपना देखा था, बिल्कुल सच लगता था। बिटिया उदास सी थी, रो रही थी। लगता था जैसे किसी जंगल में अकेली भटक गई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए।
माँ रामदेवी जी का मन कहाँ मानने वाला था। जरूर बिटिया उदास होगी, ये सोचकर उनकी आंखें भर आई। अब मैं किस तरह बिटिया को गले लगाकर समझाऊं, क्या करूं? एक दो बार पति लेने भी गए तो निराश ही लौट आए हैं। अब कहीं इस तरह से घुट घुट कर वो बीमार हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उनका मन भी निराशा में डूबने लगा। बादामबास गांव में पिता रेवती राम जी और माँ रामदेवी जी के बहुत से रिश्तेदार थे। मौसेरे, फूफेरे, चचेरे और बहुत से संबंधी अपने परिवारों के साथ आसपास ही रहते थे। रेवती राम जी के घर से कुछ ही दूर पर उनकी पत्नी के मौसी का घर था। उन्हें राम बेटी जी नानी मौसी कहकर पुकारती थी, जिनके दोनों बेटे राम बेटी जी को अपनी बहन से भी अधिक स्नेह करते थे। बचपन में सब साथ खेलकर बड़े हुए थे। राम बेटी जी के लिए उनका प्रेम कुछ ज्यादा ही था और इन अप्रत्याशित परिस्थितियों में बहन की फिक्र उनके मन को सालती रहती। एक दिन सबकी आज्ञा पाकर वे स्वयं अपनी बहन से मिलने अकबरपुर पहुंच गए। आलीशान हवेली के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में नितांत दुखी और रोगिणी सी बहन की हालत देखकर उनका मन भी दुखी हो गया। वे बहुत मिन्नतें, अनुनय, विनय कर प्रेम से समझाते हुए अपनी बहन को घर ले जाने के लिए मनाते रहे। मौसी माँ के पास कई वजहें थी ना भेजने की। जमींदार साहब को भी मायके भेजने का कोई कारण स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही पक्ष अपने तर्कों को उचित मानते थे। अंत में प्रेम की विजय हुई। जमींदार साहब सिर्फ एक सप्ताह भेजने के लिए तैयार हो गए और भाइयों के साथ छोटी बहन राम बेटी जी की मायके जाने की तैयारियां शुरू हो गई। बस सिर्फ एक सप्ताह के लिए ही सही, अपने गांव तो जा सकूंगी, ये सोचकर उनका उदास चेहरा हल्के से मुस्कुरा दिया। कुछ सामान और कुछ तैयारियों के साथ सबसे विदा लेकर राम बेटी जी भाइयों के साथ अपने गांव बादामबास के लिए रवाना हो गई। इधर एक बार फिर हवेली को सुनसान उदासी ने घेर लिया। आसमान के बादल अपनी गर्जन के साथ आने वाली बारिश का संकेत कर रहे थे। मौसम की ठंड ने गांव के इन रास्तों को और भी सुनसान कर दिया था। इतने लंबे समय के बाद अपने गांव के खेत, रास्तों और हरियाली से गुजरते हुए नन्ही राम बेटी जी के मन में फिर से उमंगें तरंगित होने लगी। शायद अभी हल्की सी बारिश हुई थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू जैसे उसे अपने दुलार से सहला सी रही थी। कुछ ही देर में वे सब घर पहुंच गए। नानी मौसी कब से इंतजार करती हुई अपनी तैयारी में जुटी थी। डर भी था, पता नहीं बिटिया राम बेटी जी को भेजेंगी भी या नहीं। अचानक घर की चौखट पर भाइयों के साथ प्यारी राम बेटी जी को देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। प्यार से गले लगाकर दुलारती रही। आंखों में आंसू, मन में खुशी संभाले वे बिटिया को अंदर ले आई। आस पड़ोस तक संदेशा जा चुका था कि राम बेटी जी मायके आई हैं। माँ जिस हाल में थी वैसे ही छोटी बेटी कपूरी देवी को लेकर दौड़ी चली आई। आज प्यासे को जैसे अमृत मिल गया था। अपने कलेजे से बिटिया को लगाए वे रोती सहलाती रही। पुत्री राम बेटी के तपते हृदय और निराश मन को आज जैसे माँ के गले लगकर ठंडे अमृत में परम आनंद का अनुभव हुआ। बेटी का मुरझाया सा चेहरा, नीरस आंखें देखकर माँ का जैसे कलेजा ही मुंह को आ रहा था। सोचने लगी, कैसी फूल सी कोमल बिटिया ब्याही थी। परिस्थितियों ने जाने कैसा अंधेर कर दिया इसके साथ। घर परिवार, आसपास के सगे संबंधी सभी राम बेटी जी से मिलने आने लगे। अपनों के साथ मिलकर उनके उदास मन की कलियां फिर से खिलने लगी। खोई हुई मुस्कान धीरे धीरे होठों पर बिखरने लगी। नानी मौसी के घर से थोड़ी ही दूरी पर राम बेटी जी का मायका था। साथ ही गांव के सभी सगे संबंधी, आसपास और रिश्तेदार भी परिवारों के साथ आसपास ही रहते थे। दिन भर सबसे मिलना जुलना, बातें करना और अपनेपन की गुनगुनाहट में खुश रहना, अब यही उनकी दिनचर्या थी। छोटी बहन, पुरानी सहेलियां,
रिश्ते की हम उम्र बालिकाएं चहकती हुई उनके आसपास ही बनी रहती। रामबेटी जी के चेहरे पर जीवंत रंग बिखरने लगे। यहाँ आकर जैसे अपने दुखों के दायरे से वे कुछ बाहर आ रही थी। सभी उनका विशेष ख्याल रखते। रामबेटी जी को बार बार याद आता कि हफ्ते भर के बाद उन्हें लौटना है, नहीं तो ससुराल में ससुर जी, मौसी माँ सब बहुत नाराज होंगे। इस खुली हवा और अपनेपन के दायरे से निकलकर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर जाना ही पड़ेगा, ये सोचकर उनका मन उदास हो जाता। माता पिता उनकी इस मनोदशा को समझ रहे थे। नानी मौसी से कहकर वे सप्ताह भर बाद उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आए। मन में यही विचार था कि हफ्ते भर में जरा चेहरे की रंगत बदली है तो कुछ दिनों तक यही रहने देते हैं, शायद इस माहौल में वो अपना दुख भूल सके। ससुराल को संदेशा भेज दिया गया कि कुछ दिन के लिए पुत्री मायके में साथ रह लेगी तो उनका कुछ मन बहल जाएगा, फिर वे स्वयं ही उसे अकबरपुर भेज देंगे। माँ के पास आकर कोमल मुरझाए मन को स्नेह, अपनत्व और संवेदनाएं मिली तो अंतर्मन की घनीभूत पीड़ा जैसे आंसुओं में बरबस बहकर निकल पड़ी। यूं तो ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर मन का एकाकीपन कहीं अंदर ही अंदर शूल सा चुभता था। अब यहाँ घर में वे कभी माँ के साथ कामकाज में हाथ बटा देती तो कभी छोटी बहन और सहेलियों के साथ समय बिता लेती। फिर भी अपने जीवन में घटित हो रहे इस अप्रत्याशित दुखद घटना के बारे में सोचकर उनका मन उदास हो जाता। कभी मन में घुटन सी होती तो माँ की गोद में छुपकर आंसू बहाने लगती। सगे संबंधी, परिवारजन कुछ प्यार, आशा और दुलार को मन में लिए स्नेह के साथ मिलने आते रहते। यूं तो 11 वर्षीय राम बेटी लहंगे दुपट्टे में बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियों, बिंदिया, पाजेब आदि आभूषणों से सजी रहती, लेकिन फिर भी पति के विछोह में उनका सौंदर्य पूर्णतः आभाहीन और बुझा बुझा सा प्रतीत होता। पर माता पिता उनके इस अनदेखे अनजाने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो उठते। आगे क्या होगा, ये सोचकर उनका मन घबराया सा रहता। किससे पूछें, क्या करें, कौन बताएगा कि दामाद जी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, कब तक लौटेंगे भी या फिर जीवन भर बेटी राम बेटी यूं ही प्रतीक्षारत उम्मीद की अग्नि में जलती झुलसती रहेंगी। ग्रामीण परिवेश में सांत्वनाओं और संभावनाओं के अलावा कुछ भी ऐसा सुनने को भी मिलता था जिससे मन को घोर हताशा होती। मायके में माता पिता और सगे संबंधियों के भावनात्मक प्रेम का संबल पाकर पुत्री राम बेटी तो मन को समझा लेती थी, पर माँ का आशंकित मन परिस्थितियों के इस भंवर में कोई था नहीं पा रहा था। वे पूरे विश्वास से अपने ईश्वर को अपनी भावनाएं समर्पित कर पुत्री के जीवन के लिए कोई उम्मीद लिए बैठी थी। पुत्री राम बेटी जी को भी इन परिस्थितियों में माँ की श्रद्धा और प्रार्थनाओं पर पूर्ण विश्वास था। माँ जैसा कहती वे भी उसी प्रकार अपने भगवान को मनाती रहती कि उनके पति शीघ्र ही लौट आए। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करोरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। श्री महाराज जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे।